हेलो नमस्कार साथी दोस्तों, आज अपने करेंगे कोशिका संरचनाएं प्रकार के एमसीक्यू करेंगे। इसमें टोटल 50 प्लस प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान जो है अपनी पुस्तक वहाँ से बनाए गए हैं। टोटल 50 प्लस क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो एग्जामिनर जरूर उठाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कोशिका संरचनाएं प्रकार एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान अपना एनसीईआरटी 11 जीव विज्ञान के जितने भी चैप्टर थे अपने कर लिए थे। अब इनके चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो अपने करने वाले हैं, और हफ्ते में आपको 2 वीडियो है जो एमसीक्यू की मिलेगी। और इसके साथ ही क्लास 12 की आरबीसी चल रही है, और इसमें जितने भी चैप्टर करेंगे इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। उसके बाद क्लास 10th 11th है, 9th है, 8th है, उसमें भी जितने भी टॉपिक अपने बनेंगे रीट मुख्य परीक्षा साइंस मैथ के लिए वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको किस प्रकार लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोई भी जीव होते हैं पृथ्वी पर, जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसके सारे पूरा जीव टिका रहता है। तो वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। चाहे एक कोशिकीय है चाहे बहुकोशिकीय है। अगर क्रियात्मक की बात करें, इसमें जितने भी कार्य होते हैं जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, उनकी वृद्धि है, पोषण है, तो ये किसके माध्यम से होते हैं? कोशिका के माध्यम से होते हैं। अगर संरचना की बात करें, इसमें चाहे एक कोशिकीय है चाहे बहुकोशिकीय है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गई, जैसे मनुष्य है में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं संरचनात्मक अगर क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगी? जीव की कोशिका है, कोशिका हो जाएगी। पहली बार जीवित कोशिका को देखने और उसका वर्णन करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? देखो यहाँ पर आपको दो प्रकार का प्रश्न मिलेगा। ये यहाँ पर दे रखा है जीवित कोशिका। एक मिल सकता है कि मृत कोशिका, मृत कोशिका। एक अपने को मिल सकता है कि कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा या किसका खोज किसके द्वारा की गई है। तीन यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर ये आ जाए आपके जीवित कोशिका को देखने और उसका वर्णन करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो इसका जो आंसर होगा, देखो चार ऑप्शन आपके पास है। रॉबर्ट हुक भी है, एटोन वॉन ल्यूवेनहोक भी है, रॉबर्ट ब्राउन है और डोल्फ विर्चो है। तो इसका आंसर होगा ल्यूवेनहोक होगा, एटोनी वॉन ल्यूवेनहोक होगा, क्योंकि इसने क्या किया? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा और उसका वर्णन किया। अगर यहाँ पर लिखा होता मृत कोशिका तो आ जाता रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 के अंदर उसने कोर्ट के अंदर जीवित मृत कोशिका को देखा था। अगर यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक आएगा, क्योंकि 1665 के में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की और सर्वप्रथम कोशिका नाम भी दिया गया है जो रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। इनों को आप अलग अलग तरीके से याद रखना। कोशिका का कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम है, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रमुख भूमिका निभाने वाला कौन सा कोशिकांग है? तो ये हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए आपने पढ़ा होगा राइबोसोम। राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसके साथ आप एक याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर, ई आर। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है, ई आर होती है, क्योंकि दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और खुरदरी होती है। और अंतःपर्दवी जालिका जो दो प्रकार की है, ई आर, खुरदरी और चिकनी होती है। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है, उस पर क्या होता है? राइबोसोम चिपके रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है? ये खुरदरी होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है। नेक्स्ट है, सेल या कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? सेल का प्रयोग, यानी कि कोई भी अपनी खोज करते हैं किसी भी तत्व की, किसी भी वस्तु की, उसको एक नाम देना होता है। तो उसका नाम दिया गया सेल। भाई ये सेल है, ये कोशिका है। तो इसने दिया है
ल्यूविन होक है, रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक है या रुडोल्फ विर्चो है। तो शुरू में मैंने बताया था कोशिका का नाम देने वाले या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, याद रखना। रॉबर्ट हुक है और ल्यूविन होक है, जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर नाभिक भी होते हैं, तो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक है, ल्यूविन होक है, रॉबर्ट ब्राउन है या रुडोल्फ विर्चो है। तो नाभिक की खोज करने वाले कौन है? तो नाभिक की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउन, याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन है जो नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप भी साथ साथ में, अगर आपको भी किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो साथ साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसने के द्वारा किया गया था? देखो, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन है, या फिर स्लाइडन और श्वान है, या फिर वॉन ल्यूवन होक और रुडोल्फ विर्चो है, या रॉबर्ट ब्राउन और रुडोल्फ विर्चो है। यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखो, कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जितने भी जीव है पृथ्वी पर सभी कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है इस सिद्धांत के अनुसार। तो ये सिद्धांत दिया गया है स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया, याद रखना। स्लाइडन और स्वान कब दिया गया था? 1838-39 के आसपास दिया गया था, ठीक है। 1838-39 में संयुक्त रूप से दोनों ने इन्होंने दिया था। और इसमें से स्लाइडन ने क्या किया? पौधों पर अध्ययन किया, और श्वान है ये देने वाले प्राणियों पर, ठीक है। प्राणियों की कोशिकाओं पर अध्ययन किया और पौधों पर किसने किया? स्लाइडर ने किया था। ये थोड़ा सा अलग से आप याद रखना। ओमनिस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत किसने दिया, और जिसका अर्थ है कि नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन होता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके घुमा फिराकर 2-3 प्रकार से बन सकता है। अगर आपसे ये दे दे कि नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है, निम्न में से इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से विभाजन से बनती है। ये सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया? देखो, रॉबर्ट हुक है, रुडोल्फ विर्चो है, थियोडोर श्वान है, या मैथ्यू स्लाइडन है। यानी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला सिद्धांत कह सकते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है रुडोल्फ विर्चो द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया है। परंतु सर्वप्रथम दो स्वान और स्लाइडन ने पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं का अध्ययन करके बताया, सिद्धांत दिया। परंतु उसके बाद ये कि कोशिका जो पूर्व स्थित कोशिका हैं, क्या उनके विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है या अलग से कुछ होता है? तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया, रुडोल्फ विर्चो द्वारा बताया गया कि नई कोशिका अगर बनेंगी तो पूर्व स्थित कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से ही बनती है, अलग से ये नहीं बनती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो हो जाएगा। रुडोल्फ विर्चो याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें चलिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में सत्य कथन कौन है? सत्य कथन कौन सा है आधुनिक सिद्धांत के बारे में? और साथ में ये भी याद रखना कि आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। यानी कि सर्वप्रथम तो स्लाइडन और स्वान ने ये सिद्धांत दे दिया, परंतु आधुनिक सिद्धांत अगर आ जाए तो आपको क्या याद रखना होगा? देखो, आधुनिक सिद्धांत के बारे में सत्य कथन देखना है। देखो क्या होगा, सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से बनते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। यानी कि सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत, उसमें बता दिया गया कि सभी जीव है कोशिका व उसके उत्पाद से बनते हैं। फिर उसके बाद जो नया सिद्धांत आया वो दिया गया था विर्चो द्वारा, रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया आधुनिक सिद्धांत। और उस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि सभी कोशिकाएं जो हैं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया, कथन दोनों इसके सही है। तो ये याद रखना कोशिकाओं के आधुनिक सिद्धांत के संबंध में, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? अपनी दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर यह दे रखा है कि यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? झिल्ली युक्त केंद्रक वाली होती है, झिल्ली रहित केंद्रक वाली होती है, या डीएनए केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है?
इसमें जो केंद्रक होगा झिल्ली युक्त केंद्रक होगा। सबसे बड़ी विशेषता यूक्रोटिक और प्रोक्रोटिक में अलग करने की है कि यूक्रोटिक में युक्त, यू से याद रख सकते हो आप, युक्त होता है किससे, झिल्ली युक्त केंद्रक से, झिल्ली युक्त केंद्रक से युक्त होता है, और प्रोयुक्त में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, चलिए देखिए ये बताइए क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है और यूक्रोटिक तथा प्रोक्रेटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और यही प्रश्न इसी प्रकार का 2023 में मुख्य परीक्षा हुई थी साइंस मैथ में, ये प्रश्न पूछा गया था। यानी कि इस कोशिका चैप्टर से आपके 2 प्रश्न पिछली बार आए थे, और दोनों ही प्रश्न जो है क्लास 11 की जीव विज्ञान है एनसीईआरटी जो चल रही है अभी 2024-25 में, उनसे ही उठे थे, हूबहू लाइनें उठाई गई थी। लेकिन इसमें जो प्रश्न अगर आप खुद से पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में, लाइनें जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न बन सकता है, हालांकि वो ही उसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहीं घुमा फिरा कर ये प्रश्न नहीं पूछते। डायरेक्ट प्रश्न लाइनें दे रखी है, वहीं से प्रश्न बनते हैं आपके, क्योंकि जब अपने पढ़ती हैं तो अपने को थोड़ा सा आभास हो जाता है कि इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, और वो ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर कोशिकांग झिल्ली रहित होता है, कौन सा है, ये है राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, वो इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। याद रखना यूक्रोटिक और प्रोक्रेटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है और झिल्ली रहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या होती है। झिल्ली युक्त कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, या झिल्ली युक्त केंद्र की उपस्थिति है, या बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि मोस्टली जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो केवल यूक्रोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, यूक्रोटिक में, और झिल्ली युक्त कोशिकाओं का इसमें क्या रहेगा, अभाव रहेगा। और झिल्ली युक्त केंद्र क्या है, यूक्रोटिक में, और बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं यूक्रोटिक में। मोस्टली प्रोकैरियोटिक में एक कोशिका होती है। और इसके अलावा देखो इसमें राइबोसोम की अगर बात करें, यूक्रोटिक प्रोकैरियोटिक में याद रखना, राइबोसोम अपने आगे आगे भी पढ़ेंगे, 70S प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और यूक्रोटिक में क्या होते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखो इसके साथ ही आप प्रोकैरियोटिक है और यूक्रोटिक इसकी एग्जाम्पल याद रखना, जैसे प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा किस वर्ग में आता है, किस कोशिका का है, तो इस प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं। प्रोटिस्टा आएंगे भी आगे भी, यहाँ भी थोड़ा देख लो आप। प्रोटिस्ट है ये यूक्रोटिका है, जैसे बैक्टीरिया दे दिया, साइनोबैक्टीरिया दे दिया, माइकोप्लाज्मा दे दिया, आर्किया दे दिया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, याद रखना प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, निम्न में से कौन सा कोशिकांग है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऐसा कोशिकांग है वो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, तारकाई केंद्र है, या सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, या राइबोसोम होता है। तो इसमें याद रखना कोशिका विभाजन में जो सहायता प्रदान करता है वो करता है तारकाई केंद्र। तारकाई केंद्र है तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जीव है प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोटिक वर्ग के अंदर कोशिका के अंतर्गत नहीं आता है। जीवाणु है, नील हरित स्वाल है, माइकोप्लाज्मा है, या अमीबा है। तो जीवाणु है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, नील हरित स्वाल भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, माइकोप्लाज्मा है ये भी इसके अंतर्गत आएगा, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। केवल अमीबा है, याद रखना अमीबा प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक है इसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियोइड में मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। जो डीएनए होते हैं न्यूक्लियोइड होते हैं, इसमें किसी
केंद्र कोशिकांग से नहीं घिरे होते हैं, झिल्ली युक्त, ठीक है, कोई प्रकार से नहीं जिला होता है। इसमें केवल मुक्त रूप से डीएनए और न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु हैं, जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, नील हरित स्वाल है, याद रखना, नील हरित स्वाल प्रोकैरियोटिक है और ये प्रकाश संश्लेषण करने में भूमिका निभाता है। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव, सबसे छोटा जीव ही अपने माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं। और यहाँ से आपको इस प्रकार दे दे कि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो क्या होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। और जिसकी कोशिकीय भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है या लाइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन सा करता है, वो करता है राइबोसोम करता है, याद रखना, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, शक्तिग्रह है, गोल्जी बॉडी है, 30 ट्रांस सतह पाई जाती है इस पर। लाइसोसोम पाचन और अपशिष्ट कार्य का निपटान करेगा। तो नेक्स्ट देखो, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेष रूप से बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसके बनी होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है। और इसकी कोशिका भित्ति पूछ लिया कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसी की बनी होती है, सेल्यूलोज है, काइटिन की या पेप्टिडोग्लाइकेन की या लिपिड और प्रोटीन की। तो याद रखना, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वो मुख्य रूप से पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या आंसर आप बताइए कमेंट में क्या होगा। निम्न में से कौन सी झिल्ली है जो प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य पारगम्य का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसमें कुछ अणुओं को पार करने की अनुमति देती है और कुछ अणुओं को इसमें झिल्ली से आने नहीं देती है। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसमें देखो, कोशिका भित्ति है, जीवद्रीय झिल्ली है, परमाणु झिल्ली है या गोल्जी झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का जब भी नाम आए तो आपको लगाने हैं जीवद्रीय झिल्ली, याद रखना। जीवद्रीय जो झिल्ली होती है वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि कुछ विशिष्ट अणुओं को पार करने की अनुमति देगा और कुछ को अनुमति नहीं देगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। निम्न में से कौन सी झिल्ली में संरचना नील हरित जीवाणुओं में पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। क्लोरोप्लास्ट है, हेलिकाइड है, वर्णिल लवक है या कोशिका भित्ति है, यानी कि नील हरित जीवाणु। क्योंकि नील हरित जीवाणु में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। निम्न में से क्या पाया जाता है, तो याद रखना, वर्ण की लवक यानी कि क्रोमेटोफोर, याद रखना क्रोमेटोफोर है, नील हरित जीवाणु में पाया जाता है। और ये किसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये हो जाएगा वर्ण की लवक हो जाएगा, वर्ण की लवक हो जाएगा, क्रोमेटोफोर याद रखना। यहाँ पर वर्ण की लवक लिखा है, कई बार हिंदी में लिखे आ जाएगा, आपकी मिलेगा कि क्रोमेटोफोर, तो क्रोमेटोफोर इसका आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, अन्य पौधों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमिका निभाते हैं। कोशिका भित्ति है, सबसे भारी भाग होता है, सभी पौधों में पाई जाती है, पौधा में कोशिका भित्ति है। हाइलोकॉइड भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है प्रकाश संश्लेषण में जो कि नील हरित जीवाणु में पाया जाता है, तो इसका सी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में संचित बचे हुए पदार्थों के संचय के रूप में पाए जाने वाले कण क्या कहलाते हैं। देखो, कोशिका जो द्रव्य है, प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, उसके अंतर्गत संचित बचे हुए पदार्थों के संचय, जो संचित बचे हुए पदार्थ है, उन पदार्थों को संचय करने के रूप में जो कण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं या पेरोक्सिसोम कहते हैं या गोल्जी कणिका कहते हैं। तो इन पिंड को कण को क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड कहा जाते हैं, इनक्लूजन बॉडीज कहते हैं, इनक्लूजन बॉडीज या अंतर्विष्ट पिंड, याद रखना, यानी कि संचय के रूप में। जब भी इस प्रकार का शब्द मिले कि संचय के रूप में कुछ का इस्तेमाल किया जा रहा है संचय करने में, तो अंतर्विष्ट बॉडी हो जाएगी, इनक्लूजन बॉडीज। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
देखो ये सारी के सारी प्रश्न हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी से, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसी प्रकार अपने लगातार हफ्ते में 2 वीडियो आपको मिलने वाली है, 2 वीडियो हफ्ते में मिलेगी। तो अधिकतर जो प्रश्न जब तक एग्जाम आएगा 6 से लेकर 12 तक की बुक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे होंगे उतने में अपने कर लेंगे, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ऑनलाइन क्लासेज स्किप सर चैनल है, वहाँ से डाल देंगे, और एक्जॉन क्लासेज है वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखो, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किन जीवों में पाई जाती है? केवल प्राणियों में पाई जाती है, केवल पादपों एवं कवक में, सभी आद्य जीव पादप में, प्राणी और कवक में, या केवल जीवाणु में पाई जाती है? तो याद रखना, इसमें यूकैरियोटिक की बात करें तो ये पाई जाती है सभी आद्य जीव, जितने भी जीव है, और पादप है, प्राणी है, और कवक में। कौन सी कोशिका मिलती है? यूकैरियोटिक मिलती है। इसके अलावा प्रोटिस्टा वर्ग में भी, ठीक है, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्न में से कौन सी जीव यूकैरियोटिक है? केवल प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा और नीलहरित जीवाणु है, प्रोटिस्टा और जीवाणु है, प्रोटिस्टा नीलहरित जीवाणु और जीवाणु है। तो अपने ये पढ़ा, तो नीलहरित जीवाणु हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। और जीवाणु में भी अपने पढ़ा, ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। केवल इसके अंदर प्रोटिस्टा याद रखना, इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा है, इसके अंतर्गत आता है यूकैरियोटिक, किसके कोशिका के अंतर्गत आता है याद रखना, प्रोटिस्टा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, प्रोटिस्टा का याद रखना, आप इसको अच्छी तरह से रट ही लो। तो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक से संबंधित है, इतना अगर याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसके बाद उस पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये कोशिका झिल्ली की पूछ रहे हैं, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? केवल प्रोटीन की बनी होती है, केवल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, या फिर सेल्यूलोज और प्रोटीन की बनी होती है? चलिए बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो इसमें याद रखना, कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यानी कि इस मॉडल को क्या 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 कहते हैं? फ्लड मोजाइक मॉडल है, यानी कि तरल द्रव मॉडल। फ्लड मोजाइक मॉडल इस प्रकार का नाम आपको मिल सकता है, या नाम इसको लिख दिया जाए तरल द्रव मॉडल। तरल द्रव मॉडल है, ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? कोशिका झिल्ली का मॉडल है। रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, सिंगर और निकोलसन है, या विर्चो के द्वारा दिए गए? तो याद रखना, कोशिका झिल्ली का फ्लड मोजाइक मॉडल या तरल द्रव मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? ये है सिंगर और निकोलसन के द्वारा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। सिंगल और निकोलसन आप याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें सवाल की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? और पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, देखो इस सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये प्रश्न जो दे रखा था एनसीईआरटी 11th क्लास की बायोलॉजी जो हाल ही में चल रही है उसके अंदर था, ये एक प्रश्न आया। केवल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज ग्लाइकेंस मिनांस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, केवल कैल्शियम कार्बोनेट की, या केवल लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है? तो इसमें याद रखना, कोशिका भित्ति है सवाल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ग्लाइकेंस, मिनांस और कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, सेल्यूलोज, ग्लाइकेंस, मिनांस और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है शिवाल की कोशिका भित्ति, याद रखना, शिवाल की कोशिका भित्ति। अन्य पादपों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? शिवाल के अलावा, शिवाल के अलावा जितने भी पादप बच रहे हैं उसमें जो कोशिका भित्ति अगर पूछ लिया जाए किसकी बनी होती है? केवल सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन है, केवल पेक्टिन है, या केवल लिपिड और प्रोटीन है? तो ये है सेल्यूलोज होता है इसके अंतर्गत, हेमिसेल्यूलोज होगा, पेक्टिन होगा, और क्या होगा? प्रोटीन होगा। शिवाल के अलावा जो पादप है उसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें
अब देखिए ये बताइए क्या होगा इसका। अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार होंगे इसके, और इनका प्रमुख कार्य क्या है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है और इसी प्रकार का कॉमन क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। यानी कि एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुरदरा होता है और चिकना अंतःप्राज्मिक जालिका है। क्या खुरदरा आर्यर लिपिड संश्लेषण करता है, या चिकना प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या फिर खुरदरा प्रोटीन संश्लेषण करता है और चिकना है लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण करेगा। खुरदरा केवल ऊर्जा उत्पादन करता है और चिकना केवल पाचन एंजाइम बनाता है। और खुरदरा कोशिका विभाजन में सहायक होता है, या फिर चिकना डीएनए प्रतिकृति करता है। तो इसमें याद रखना तो दो प्रकार के इसके अंतर्गत होते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के, खुरदरा और चिकना। खुरदरा बोलने का मतलब क्या है, तो क्या पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं खुरदरा पे, इसकी वजह से इसकी सतह क्या हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। और चिकने पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा, क्योंकि जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा उस पर क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर है, क्योंकि खुरदरा का मतलब क्या हो जाएगा, इस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, तो इसकी वजह से ये खुरदरा होगा। और खुरदरा का होने का मतलब ये हो गया, इसमें ये क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। और चिकना क्या है, लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण करता है, लिपिड और स्टेरॉइड संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे उपयुक्त आंसर होगा। कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने वाला पाचन केंद्र कौन सा कोशिकांग है। इनके अपशिष्ट पदार्थ है उनको निपटाने वाला जो पाचन केंद्र है या निपटान केंद्र है, उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लैनकाय है, गोल्जिकाय है, या राइबोसोम है। अब देखो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया तो चलो ठीक है, आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, या इसका नाम आपको ये दे दे सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। इनका या तो आप इनका जो नाम है, अगर साइंस पढ़ रहे हो बायोलॉजी के, मोस्टली वर्डों के नाम जो आपको इंग्लिश में रखने होंगे, जैसे सूत्रकणिका दे दिया। अगर सूत्रकणिका जिसका नहीं पढ़ा हुआ है, हिंदी वाला विद्यार्थी है, तो वहाँ से थोड़ा सा गलत कर सकता है। इसका आप केवल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ो। हाँ, अब लेन काय है, यहाँ पर हिंदी में लेन काय दे दिया, परंतु इंग्लिश में देखो यहाँ पर लाइसोसोम दे रखा है, लाइसोसोम। मोस्टली बुक में अपने पढ़ते हैं लाइसोसोम ही पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर लेन काय लिख दिया हिंदी में। गोल्जी, चलो इसका नाम तो गोल्जी प्रेटिस है, गोल्जी काय भी होता है, और राइबोसोम का नाम राइबोसोम ही रहता है, हिंदी में नहीं, पता नहीं क्या होता है नाम इसका, तो राइबोसोम ही मोस्टली बुकों में मिलता है। परंतु देखो लाइन काय ये होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, पदार्थों को नष्ट करने वाला पाचन केंद्र इसमें पाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने वाला पाचन केंद्र जो होता है लाइन काय या लाइसोसोम में होता है। तो याद रखना लाइसोसोम, इंग्लिश नाम आप ज़्यादा याद रखना, जितने भी वर्ड मोस्टली अपने बायोलॉजी या अन्य जो सब्जेक्ट में बनते हैं। तो नेक्स्ट देखो, इसमें कोशिका में भंडारण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन से है, यानी कि कोशिका में भंडारण करने का कार्य करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, लैनकाय है, रसदानी है, या राइबोसोम है, या फिर राइबोसोम है। देखो भंडारण का मतलब क्या हो गया, ये क्या करता है, कोशिका में जल है, पोषक तत्व है, आयन है, शिष्ट पदार्थ और अन्य महत्वपूर्ण अणुओं को क्या करेगा, संग्रहित करता है। ये क्या होती है, रसदानी होती है, रसदानी। यहां से एक तो ये याद रखना भंडारण का कार्य करेगा, रसदानी है। अब रसदानी यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर वैक्यूल है, इंग्लिश नाम याद रखना। एक नाम इसका और भी लिखा होता है, रिक्तिका, रिक्तिका मोस्टली बुकों में रिक्तिका दे रखी है, ठीक है, और कहीं कहीं रसदानी भी नाम दे रखा है। अब इंग्लिश नाम रखना, वैक्यूल जब भी आ जाए रिक्तिका या रसदानी होगा। और इसके साथ याद रखना जैसे पादप है, पादपों में क्या होता है, बड़ी रसदानी पाई जाती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जंतुओं की तुलना में। तो जंतुओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं और पादप में क्या होती है, बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, याद रखना, तो भंडारण का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें चलिए ये बताइए क्या होगा इसका आंसर, देखो कमेंट में बताओ जल्दी से। कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन एवं लिपिड को संशोधित कर, यानी कि मॉडिफाई कर पैकेजिंग और वितरण का कार्य करता है, जिसे कोशिका का कुरियर सेंटर कहते हैं। या सीधा अपने कह सकते हैं कि कोशिका का कुरियर सेंटर किस कोशिकाओं को कहते हैं, या प्रोटीन और लिपिड को संशोधित कर पैकेजिंग करने का वितरण और पैकेजिंग और वितरण करने का कोशिकांग कौन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है,
लैन काय है या राइबोसोम है। तो पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, पैकेजिंग का कार्य करता है गोल्जी काय। तो याद रखना कौन करता है, गोल्जी काय करता है, गोल्जी काय। क्योंकि ये गोल्जी काय है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन को प्राप्त करता है और लिपिड को अंतिम रूप देकर उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। एंडोप्लाज्मिक क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड को प्राप्त करेगा और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी काय कहते हैं। इसी वजह से इसको क्या कह दिया, कुरियर सेंटर कहते हैं। जैसे कुरियर अपने होता है, कुरियर सेंटर होता है, कोई भी सामान पहुंचाना होता है तो कुरियर के यहाँ पर जमा करा दिया और कुरियर वाला जिस एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर पहुंचा देता है। उसी प्रकार ये एक डाक वाहन भी कह सकते हैं इसको, डाक की तरह कार्य करता है, डाकिया गोल्जी काय है, डाक वाहन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी इसको कह सकते हैं, इसको गोल्जी काय को याद रखना। प्रकार के विवरण थोड़े याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें कोशिका में ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी संश्लेषण करने वाला कोशिकांग कौन सा है, यानी कि जहां पर ऊर्जा का निर्माण होते हैं। गोल्जी काय है, राइबोसोम है, सूत्रकणिका है या फिर लैन काय है। देखो यहां से नाम दे दिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, सूत्रकणिका और लैन काय। तो ऊर्जा का उत्पादन कौन सा होता है, किस कोशिकांग में होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन करने वाला होता है सूत्रकणिका, या आपको सीधा दे दी माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया को भी क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। ये क्या करेगा, ऊर्जा उत्पादन करने वाला होता है, कोशिकांग होता है सूत्रकणिका, याद रखना सूत्रकणिका है। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए उत्तरदायी होता है, सूत्रकणिका है, हरित लवक है, गोल्जी काय है या लैन काय है। यानी कि जहां पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये क्या क्या कह दिया, हरित लवक कह दिया, हरित लवक को क्या कह दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाला होता है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें गोल्जी उपकरण की शीर्ष सतह और ट्रांस सतह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शीर्ष सतह निर्माणकारी सतह है और यह केंद्र के निकट स्थित होती है, या फिर ट्रांस सतह परिपक्वन सतह है और यह श्रवण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि दो सतह पाई जाती है। यहाँ से इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि शीर्ष सतह व ट्रांस सतह निम्न में से किस कोशिकांग से संबंधित है। तो याद रखना गोल्जी काय से है। और शीर्ष को क्या बोल दिया, निर्माणकारी सतह, और ट्रांस को क्या बोल दिया, परिपक्वन सतह। दोनों के दोनों इसमें सही है, तो उपरोक्त दोनों कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। याद रखना शीर्ष और ट्रांस सतह का याद रखना, गोल्जी उपकरण, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखिए, इसमें सूत्रकणिका की भीतरी झिल्ली के अंतर्वलन को क्या कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य क्या है, झिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाना है। यानी कि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी भीतरी झिल्ली होती है, उस पर अंतर्वलन पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या, झिल्ली के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करे। स्ट्रोमा है, क्रिस्टे है, ग्रेना है या थाइलाकोइड हो गया। तो इसका जो कौन सा भाग हो गया, ये हो गया क्रिस्टे भाग हो गया। याद रखना क्रिस्टे भाग हो गया। इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ये अंतर्वलन के रूप में पाए जाते हैं, अंतर्वलन के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज भी साइंस की चल रही है, टोटल 15 टेस्ट है। इसको भी आप नाना क्लासेज की ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट बनाए गए हैं। इसमें लगभग 2.5 से 3 महीने में आपका सिलेबस एकदम से कंप्लीट होने वाला है। टोटल 150 प्रश्न हैं और साइंस मैथ के भी बहुत ही शानदार तरीके से 70 प्रश्न जो आपके सिलेबस के अनुरूप आते हैं। जो प्रश्न बनाए गए एनसीईआरटी बेस्ट है सारे के सारे, क्योंकि पिछली बार भी जो पेपर आया था एनसीईआरटी से ही आया था और अब की बार भी पेपर आने वाला है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी आपके टॉपिक है सिलेबस में वो ही आएंगे। इसके बाहर नहीं जाने वाला। हालांकि बहुत के काफ़ी व्यक्ति कन्फ्यूजिंग भी है, कमेंट भी करते हैं क्या ये एनसीईआरटी और आरबीसी बुक्स पर्याप्त है। तो मैं 100% क्या मैं 200% कह सकता हूँ ये आपके लिए पर्याप्त है। अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक की बुक आप पढ़ लेते हो
और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न मैं आपको खुद उपलब्ध करवा दूंगा। धीरे धीरे कर ही रहे हैं अपने तथा रोजाना हफ्ते में 2 क्लासें मिलेंगे और धीरे धीरे इस क्लासों को बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार टोटल जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके सारे के सारे ऑप्शनल प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर नानक क्लासेस की ऐप पर जाकर वहाँ पर साइंस मैथ, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट है, किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? पावर हाउस, क्योंकि यह वायवीय श्वसन के द्वारा एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखो इसके अलग अलग नाम हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहेंगे? तो शक्ति ग्रह किसे कहेंगे? शक्ति ग्रह जो कहते हैं गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, सूत्रकणिका है या केंद्रक है। तो पावर हाउस किसे कहते हैं कोशिका का? तो सूत्रकणिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वर्णी लवक पिगमेंट्स प्लास्टिड, देखो वर्णी लवक क्या बोल दिया? पिगमेंट प्लास्टिड में कौन सा वत्स्यविलीय वर्णक के रूप में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन और जेंथोफिल है, मेलानिन और मायोग्लोबिन है या फिर साइटोक्रोम और फेरिटिन है। यानी कि वर्णी लवक में वर्षाविलीय वर्णक कौन से पाए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत जो वर्षाविलीय वर्णक पाए जाते हैं वो है केरोटिन और जेंथोफिल, याद रखना। केरोटिन और जेंथोफिल है, इसका क्या हो जाएगा? केरोटिन और जेंथोफिल हो जाएगा। देखो केरोटिन जो होता है वो क्या होता है? नारंगी रंग देता है। जैसे एक केरोटिन कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। गाजर का लाल रंग होता है, किसकी वजह से होता है? केरोटिन की वजह से होता है। और जेंथोफिल है, ये क्या है? पीला रंग प्रदान करता है। जैसे फल है, फूल है, पत्तियों का उनका विशिष्ट जो रंग होता है जेंथोफिल की वजह से होता है। तो वर्णिलवक इस प्रकार का प्रश्न बने वत्स्यविलीय के रूप में वर्णक है वो हो जाएगा केरोटिन और जेंथोफिल, इसका आंसर होगा, याद रखना, जेंथोफिल और प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए इसमें हरित लवक में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो हरित लवक होता है ग्रीन प्लास्टिड में कौन कौन सी पिगमेंट्स, आपको देखो शब्द जो यहाँ से वर्णक मिल सकता है या आपको हिंदी में लिखा हुआ पिगमेंट्स भी मिल सकता है, इस प्रकार का वर्णक मिल सकता है, वहां पर कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है? वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल और क्रोटिनाइड है, मेलानिन और मायोग्लोबिन है या फिर जेंथोफिल और फेरिटिन है। हरित लवक में पूछ रहा है कि कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल और क्रोटिनोइड पाए जाते हैं, याद रखना, क्लोरोफिल और क्रोटिनोइड पाई जाती है हरित लवक के अंतर्गत। सीधा वर्णी लवक पूछा है तो वहां पर बनता है जेंथोफिल और क्रोटीन है, और हरित लवक में पूछ लिया तो क्लोरोफिल और क्रोटिनोइड पाए जाते हैं। क्योंकि हरित लवक का मतलब क्या हो? हरा रंग किसकी वजह से होता है? इसके अंदर एक वर्णक पिगमेंट्स पाया जाता है, कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से इसका कलर क्या होता है? हरा होता है। निम्न में से कौन सा अवर्णीय लवक, देखो अवर्णीय लवक कलरनेस प्लास्टिड स्टार्च के भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या करेगा? स्टार्च का भंडारण करता है। मंड लवक है, तेल लवक है, प्रोटीन लवक है। तो शुरू में तो आप ये याद रखना कि जो अवर्णीय लवक है वो 3 प्रकार के मुख्य रूप से मंड लवक, तेल लवक और प्रोटीन लवक। अब बात आती है कि स्टार्च का भंडारण के लिए कौन होता है? तो स्टार्च का भंडारण कौन से करता है? क्योंकि अपने को पता है कि पौधे क्या करते हैं, स्टार्च को किस रूप में भंडारण करते हैं? मंड के रूप में करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मंड लवक हो जाएगा, या इसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मंड लवक हो जाएगा, मंड लवक हो जाएगा। इसके अलावा जैसे तेल लवक है, ये क्या करते हैं? तेल और वसा का संचय करते हैं, तो क्या बोलते हैं? इलायोप्लास्ट बोलते हैं। और प्रोटीन प्लास्ट है, ये क्या करते हैं? प्रोटीन के बनाने के लिए उत्तरदायी है, प्रोटीन लवक। राइबोसोम को पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यानी कि जो राइबोसोम है पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? रॉबर्ट हुक है, एटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जॉर्ज प्लेडे है या रॉबर्ट ब्राउन है। तो राइबोसोम को देखने वाले कौन थे? जॉर्ज प्लेडे थे। रॉबर्ट हुक है,
सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की, और जीवित कोशिका लिविन होकर रॉबर्ट ब्राउन है जो केंद्र की खोज करने वाले हैं, और जॉर्ज प्लेडे हैं राइबोसोम को पहली बार या राइबोसोम की खोज करने वाले हैं। निम्न में से किस प्रकार की कोशिकांग में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं? देखो दो प्रकार के होते हैं, 70S होते हैं, एक होता है 80S होते हैं। 70S और 80S होते हैं। देखो 70S का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसमें जो इकाइयाँ होती है 50 बड़ी इकाई होती है और 30 इसमें छोटी उप इकाई होती है, यानी कि 50 बड़ी उप इकाई हो गया और 30 छोटी उप इकाई हो गई। और 80S प्रकार के अंदर होती है 60 तो इसके अंदर बड़ी उप इकाई होती है और 40 क्या होती है, छोटी उप इकाई होती है। ठीक है, तो 80 जो प्रकार का है सबसे बड़ा है ये, तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, याद रखना यूकैरियोटिक के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत ये पाया जाता है, और ये पाया जाता है 80 प्रकार का प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत, 70 प्रकार का। 80 का पूछ रखा है तो ये हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका अंतर्गत राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पर पाई जाने वाली छोटी चंपू जैसी संरचना जो कोशिका के आसपास के द्रव्य की गति में सहायता प्रदान करती है। तो गति शब्द पकड़ लेना आप, गति के लिए कणिका है, फ्लैजेला है, सीलिया है या माइक्रोविलाई है। तो छोटी चंपू जैसी संरचना, देखो छोटी संरचना है, गति प्रदान करती है, तो याद रखना ये हो जाएगा सीलिया। ठीक है, छोटी संरचना और गति में सहायता प्रदान करती है। एक बड़ी संरचना एक गति में सहायता प्रदान करेगी तो क्या हो जाएगा, फ्लैजेला हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो इस प्रकार का प्रश्न बनाया हुआ है। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे सभी प्रश्नों को कवर कर लिया गया है, फिर भी एक दो का प्रश्न रह भी जाता है तो नेक्स्ट अपने जब भी इस प्रकार के प्रश्न और करेंगे तो उसमें सभी प्रश्न आ जाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न रहा है, मेरी तरफ से मैंने 100% दिया इस चैप्टर के अंदर, सारे प्रश्न बनाने की कोशिश की। अब देखो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो क्या करोगे। कोशिका की गतिशीलता में सहायक तो अपेक्षाकृत लंबी संरचना को क्या कहते हैं? वहां पर छोटी संरचना थी, ये होगी लंबी संरचना। गतिशीलता में सहायक वहां पर भी गति प्रदान कर रही थी वो, तो वहां पर छोटी थी, पर इतना ही बात है। जब लंबी की बात आए और गति की बात आए तो ये हो जाएगा कसाबिका या फ्लैजिला। इसका नाम याद रखना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लैजिला, या हिंदी में कसाबिका है। इंग्लिश वाला याद रखना फ्लैजिला। ये हो गया सीलिया, छोटी चंपू जैसी संरचना होती है, ये भी गति में सहायता प्रदान करेंगे, सीलिया। अब देखो इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो प्रत्येक तार केंद्र का ढांचा किसके समान होता है? देखो सेंट्रोसोम का जो ढांचा होता है किसके समान होता है? चक्के के समान, वेल के समान होता है, या सर्पिल या समान होता है, या ट्राइंगल त्रिकोण के समान है, या समतल वक्र फ्लैट डिस्क के समान होता है। तो तार केंद्र का ढांचा होता है इसका क्या कितना होता है, इस प्रकार होता है, जैसे पहिया होता है, ठीक है, इस प्रकार का। ये कितनी संरचना होती है? 9 संरचना होती है टोटली प्रकार की। तो बैलगाड़ी का पहिया होता है या चक्का होता है साइकिल का, इसी प्रकार की संकल, क्योंकि इसमें साइकिल का जो पहिया होता है इसमें ऐसी होती है ना, तारें होती हैं, काफी तारें होती है, परंतु इसमें कितनी होती है? 9 होती है यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा चक्के के समान, इसके हो जाएगा तार के अंदर का है तार। अब देखो इसमें निम्न में से किस संरचना में 9 समान धुरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्र होते हैं जहां प्रत्येक सूत्रक एक त्रिक होता है और नजदीकी त्रिक आपस में जुड़े होते हैं? तो किसमें होगा? राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, क्लोरोप्लास्ट है, या गोल्गी उपकरण है। तो किसमें होता है? सेंट्रियोल में होते हैं, सेंट्रियोल या तारकाई में होते हैं, तारकाई या जिसको क्या बोलते हैं सिंट्रोम में। याद रखना 9 समान दूरी पर परिधीय ट्यूबुलिन सूत्र होते हैं इसके अंदर, सेंट्रियोल के अंदर। तारकाई यानी सेंट्रोसोम के भीतरी अग्रभाग में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे धुरी कहा जाता है? एक पदार्थ पाया जाता है, धुरी कहा जाता है। आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, या लिपिड है। तो धुरी को क्या कह दिया? हब को कह दिया प्रोटीन है। ठीक है, जो धुरी होती है तो क्या कह दिया? राइबोसोम, जो कि सेंट्रोसोम के अंदर यानी कि तार केंद्र के अंदर पाई जाती है। तार केंद्र किस संरचना का आधार या
बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी जो निर्माण करता है किसका करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, कशाब या कशाबी का जिसको बोल दिया, सीलिया या फ्लैजिले का, या राइबोसोम का, या लाइसोसोम का। तो इसमें याद रखना सीलिया और फ्लैजिला। क्या याद रखोगे? सीलिया और फ्लैजिले का, यानी कि बेसल बॉडी बनाता है। कौन बनाता है? तार के अंदर। या इस प्रकार का अपोजिट प्रश्न दे दे कि सीलिया और फ्लैजिला का आधार बनाता है या बेसल बॉडी निम्न में से कौन निर्माण करता है? तो तारकाय या सेंट्रोसोम निर्माण करता है। याद रखना, सेंट्रोसोम या तारकाय। चलो नेक्स्ट देखो इसमें, क्रोमेटिन में मुख्य रूप से कौन कौन से घटक पाए जाते हैं जो कोश के विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। देखो, केवल डीएनए है, डीएनए और आरएनए है, या फिर डीएनए स्टोन प्रोटीन और अन्य प्रोटीन है, या फिर केवल प्रोटीन है। इसमें जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, गुणसूत्र के निर्माण करने में भूमिका जो होती है डीएनए की होती है, और इसके अंदर स्टोन प्रोटीन होते हैं और कुछ अन्य प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, लवक यानी कि प्लास्टिड के किस भाग में प्रकाश से अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है? इसमें लवक के अंदर दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, यानी कि क्रिया होती है। एक प्रकाशिक क्रिया होती है और अप्रकाशिक क्रिया होती है। और उन भागों के नाम क्या देखो, ग्रेना में अप्रकाशीय अभिक्रिया या पिटिका में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, या फिर ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया या फिर पिटिका यानी कि स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, या फिर केवल पिटिका में दोनों अभिक्रिया होती है, या केवल ग्रेना में दोनों अभिक्रिया होती है। तो किस में प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है किस भाग में होती है? देखो यहाँ से, तो यहाँ से अपने याद रख सकते हैं। तो ग्रेना भाग है, याद रखना। ग्रेना में क्या होती है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, और पिटिका यानी कि स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो याद इनको किस प्रकार रखोगे? आंसर बी होगा। देखो, अपने पढ़ा है कि हरित लवक, हरा कलर, इसमें क्रोमोप्लास्ट होगा, उसमें क्या होगा? प्रकाश अभिक्रिया होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ग्रे कलर से आप याद रख सकते। देखो, ग्रे में से क्या हो गया? हरा कलर हो गया। तो हरा हो गया, जिसमें हरा कलर है तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इसमें क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो एक याद रखना, और सेकंड वाला या पिटिका या स्ट्रोमा अपने आप याद रहेगा। इस प्रकार की दो चीजें होती हैं जो सेम ही कन्फ्यूजिंग करने वाली होती हैं, तो उसमें केवल एक याद रखना होता है। दोनों को अगर याद करते हैं तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करती है। तो एक याद, किसी भी छोटा सा नियम या छोटा सा फॉर्मूला बना लिया करो। जैसे ग्रे का है, ग्रे हरा हो गया, हरा यानी कि जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। और पिटिका स्ट्रोमा हो गया, इसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, इस प्रकार इसको याद कर लेंगे अपने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखना, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। एक कोशिका जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर ही करते हैं। देखो, सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं लग रहा है? देखो, एक नंबर देखो, कोशिका की खोज, अपने दो ही नाम पढ़े हैं कोशिका की, एक तो रॉबर्ट हुक है, एक ल्यूवेन हुक है। ल्यूवेन हो जाएगा, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात चले, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी खोज की गई? इनके द्वारा खोज की गई, केंद्र की, याद रखना, केंद्र की खोज की गई। तो इसके अलावा कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान है, और विर्चो के अनुसार कोशिका पूर्व स्थिति कोशिका से बनती है, और जिन्होंने आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है। और एक कोशिका जीव अपने पूर्व जीवन काल में वो एक कोशिका के भीतर ही पूरा कार्य करते हैं। देखो, नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? जीवाणु की किण्वन से होता है, पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, अजैविक पदार्थों से होता है। तो पूर्व स्थित कोशिकाओं से, जो पहले से स्थित कोशिकाएं हैं केवल उनसे ही होता है। निम्न में से कौन सा सही जोड़ा है? बनाइए। देखो, क्रिस्टी है, कुंडिका है, थाइलेकोइड है। इसका कार्य देखो, क्रिस्टी भाग कहाँ पाए जाते हैं? सूत्रकणिका में पाए जाते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? सूत्रकणिका में अंतर्वर्ण का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा, यानी कि ए का सेकंड है, ए का सेकंड है। कुंडिका है और थाइलेकोइड है। और थाइलेकोइड क्या होते हैं? पीठिका में यानी कि स्ट्रोमा में चपटे क्लाइमेल थैलिया होती है। ये क्या होती है? पीठिका या स्ट्रोमा भाग में
चपटे कलाम या थैली के रूप में होती हैं। प्रकार ये अपने स्ट्रोमा भाग में स्थित होती हैं। और कुंडिका क्या होती है, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली होती है। कुंडिका बिंब आकार की थैली हो जाती है। तो किष्टि हो जाएगी, सूत्रगणिका में अंतर्वलन है। तो थायरोइड पीठिका में चपटे कलाम या थैली हो जाएगी, और कुंडिका क्या हो जाएगी, गोल्जी उपकरण में बिंब आकार की थैली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन से कोशिकांग में सुरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लगा सकते हो। देखो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको लगा सकते हो, आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाला है। देखो सुरूपण तल व परिपक्वन तल पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है या लवक है। तो ये किस में पाए जाते हैं, गोल्जी काय में पाए जाते हैं। गोल्जी काय में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर को दर्शाता है। यानी कि कौन सा कथन है तो ये अंतर पैदा करता है कि ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। तो कौन सा होगा, देखो इसमें पादप कोशिका में छोटी रिक्तकाएं होती है और जंतु कोशिका में बड़ी रिक्तकाएं होती है। या फिर पादप कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जबकि जंतु कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। या फिर पादप कोशिका का केंद्रक वृद्धि की ओर होता है, जबकि जंतु कोशिका का केंद्रक मध्य में स्थित होता है। या फिर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। देखो यहाँ से ऑप्शन से अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो पादप कोशिका में छोटी रिक्तका नहीं भाई, पादप कोशिका में याद रखना बड़ी रिक्तकाएं पाई जाती है, जंतु कोशिका में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। पादप कोशिका में भोजन संचित ग्लाइकोजन के रूप में नहीं भाई, ग्लाइकोजन के रूप में नहीं रहता। जंतु है, जंतु में भोजन किस में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और पादप कोशिका में मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में रहते हैं। ये सही है। देखो पादप कोशिका में केंद्रक जो होगा वृद्धि की ओर होगा, याद रखना केंद्रक होगा वृद्धि की ओर होगा। क्योंकि इसमें किसकी वजह से होता है, ये रसधानी की वजह से होता है। क्योंकि इसमें रसधानियां या रिक्तकाएं क्या होती है, बड़ी पाई जाती है। तो बड़ी पाई जाने के कारण इसका केंद्रक सेंटर में न रहकर वृद्धि की तरफ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं भी, कोशिका भित्ति जो पाई जाती है पादपों में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा C नंबर होगा, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इसमें किस कोशिकाओं को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कि सारा कोशिका का नियंत्रण करता है। जैसे एक राज्य है, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री है, दिल्ली को चलाने के लिए जिला कलेक्टर होते हैं, तहसील को चलाने के लिए एक तहसीलदार है, गांव को चलाने के लिए एक सरपंच होता है। उसी प्रकार भी कोशिका का नियंत्रण केंद्र तो कोई ना कोई करेगा। यानी कि कोशिका को चलानी है पूरी को, उसका नियंत्रण एक कमांड किसी के हाथ में होनी चाहिए। तो कमांड किसके हाथ में होती है, वो होती है केंद्र के हाथ में, केंद्रक। जैसे अपने सेंटर है, केंद्र बोल दिया, केंद्र सरकार है। पूरा देश किसके अनुसार चल रहा है, केंद्र के अनुसार चल रहा है। केंद्र जैसे निर्णय ले रहा है उसी प्रकार ही वो सर्वमान्य होंगे। तो ये है केंद्रक। इसी प्रकार ही कोशिका के अंदर भी क्या होता है, केंद्रक होता है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होता है। याद रखना नाभि के अलावा, नाभि के पास तो स्वयं का डीएनए होते हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं जिसके पास स्वयं का डीएनए होते हैं। याद रखना, एक तो इसके अंतर्गत हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोशिकांग में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम और स्वयं का डीएनए पाया जाता है, याद रखना। इसी प्रकार सेकंड नंबर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक के अंतर्गत भी स्वयं का डीएनए पाया जाता है, दोनों को याद रख लेना। और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। प्लास्टिड भी होते हैं, और ये भी दोनों प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या दोहरी झिल्ली युक्त है। चलिए आज के लिए इतने ही। काफ़ी प्रश्न आपने कर लिए, 50+ के आसपास प्रश्न कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपने पादप कोशिका पादप में श्वसन वाले प्रश्न करने वाले हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आप 1-2 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। और लगातार जो वीडियो आपको मिल रही है, अभी RBC क्लास की चल रही है अपनी, और पढ़ते रहिए क्योंकि यहीं से प्रश्न सारे के सारे बनने वाले हैं। और इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज भी मैंने बता दिया आपको चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपके कोई सवाल जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी पूरी हर हाल में सहायता की जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।